हाय फ्रेंड, दिस इज विपिन। वेलकम टू गुरुजी मेकर। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, जो बिहार विशेष शिक्षक भर्ती की पात्रता परीक्षा है, या हम कह सकते हैं स्पेशल एजुकेटर जो है, उसके रिगार्डिंग जो यहाँ पे पांचों सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे, वहाँ उसका हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। अभी तक देखा जाए तो सारे सब्जेक्ट के लगभग दो प्रैक्टिस हमने करवा दिए हैं। जहाँ पे प्रैक्टिस सेट करने का हमारा जो तरीका रहता है, सिर्फ क्वेश्चन को टिक करके आगे बढ़ना नहीं होता, बल्कि अगर कोई क्वेश्चन सही हुआ तो क्यों सही हुआ और गलत हुआ तो क्यों गलत हुआ, मतलब एक परफेक्ट एनालिसिस के साथ, ताकि वो क्वेश्चन आप आसानी से कर ले, या उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन तो उसको भी आसानी से कर ले। साथ साथ क्वेश्चन करने का जो टेम्परामेंट होता है या जो थिंकिंग होती है, वो आपके मन में डेवलप्ड हो जाएगा कि हाँ, इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, चाहे वो आपको आता रहे ना आता रहे। इससे आपको बहुत आसानी हो जाएगी। अब इसी क्रम में हम आज पढ़ेंगे पर्यावरण के 30 क्वेश्चन के बारे में, और उसी तरह हम लोग बेहतर एनालिसिस के साथ आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे अगर हम पहले क्वेश्चन की बात कीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा जीवित जीवाश्म है। अब जीवित जीवाश्म से पहले आपको ये जानो कि जीवाश्म क्या है। जीवाश्म का मतलब ये होता है जो सदियों पहले, मतलब 200-250 साल पहले, हज़ारों साल पहले जो जीवाश्म, मतलब जो चीज़ें नीचे दब गई, वो क्या है, जीवाश्म है। बट उसमें से कुछ बची रह गई थी जो दबी नहीं थी, वो क्या थे, जीवाश्म हो गए। तो अगर जीवाश्म की बात करें, जैसे हो गया हमारा पेट्रोल हो गया, कोयला हो गया, ये सब क्या है, जीवाश्म है। या हम जीवाश्म ईंधन के बारे में जैसे जानते होंगे। तो इसी तरह अगर हम बात की जाए तो कुछ जीवित जीवाश्म अब भी हमारे पृथ्वी पर हैं। जैसे कुछ मैं नाम बता रहा हूँ, आप उसको चाहे तो नोट डाउन कर लीजिए, स्पीड स्लो करके, मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ। जैसे लाल पांडा हो गया, कोआला हो गया, एक प्रकार की मछली होती है जिसको हम बोलते हैं हैंगफिश हो गया, और एक है प्लेटिपस, टुआटोरा, ओलिव रिडले नाम के कछुआ पाया जाता है, वो भी होता है। एक होता है लिमुलस। ठीक, इतनी चीज़ें हैं, बाकी और सारी चीज़, बट ये इंपॉर्टेंट है हमारे पे। तो आपको यहाँ पे जीवाश्म ईंधन की बात की तो मैं आपको यहाँ पे बताया कि लिमुलस होता है। ठीक, और ये सब क्या है, ये सब जीवाश्म नहीं है। ठीक, ये हमारी पृथ्वी पे अवेलेबल हैं आसानी से, जो चीज़ें मिल जा रही तो उसको हम जीवाश्म नहीं बोल सकते। ठीक, क्योंकि लाल पांडा ये में से एक समय आएगा जब खत्म हो जाएगा, धीरे धीरे प्रजातियाँ खत्म हो रही है, बट ये मकड़ी, बिच्छू, ये सब चीज़ें खत्म नहीं होंगी। ठीक, तो जो चीज़ें खत्म नहीं हो सकती तो हम उसको जीवाश्म नहीं कर सकते। ठीक, तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरा, लिमुलस। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ दिया है कि एक दलहनी फसल को दो अनाज फसलों के बीच में किसकी छतपूर्ति के लिए उगाया जाता है। मतलब जैसे मान लो आप गेहूँ लगाएं, फिर उसके बाद चावल लगा दिए, बट उसके बीच में कभी कभी हम लोग दलहनी फसल के उपयोग कर लेते। दलहनी का मतलब से चना हो गया, मटर हो गया, अरहर हो गया। इसका प्रयोग क्यों किया जाता है, इसलिए किया जाता है, जैसे हम लोग जब गेहूँ की फसल या चावल की फसल या मक्के की फसल, जब ऐसी चीज़ें बोते हैं यहाँ, मतलब खेत में लगाते हैं, तो वहाँ पे नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। तो उस कमी को छतपूर्ति, यहाँ लिखा ना किसकी उस कमी को पूरा करने के लिए दलहनी फसल के उपयोग किया जाता है। अब दलहनी फसल का उपयोग क्यों किया जाता है, नाइट्रोजन की कमी होने की वजह से। तो यहाँ पे ऑप्शन ही सही हो जाएगा, बट इसका उपयोग किया क्यों जाता है, तो जब भी मतलब जैसे दलहनी फसल जब लगाया जाता है तो अपनी जड़ों में नाइट्रोजन को खींचता है, एब्जॉर्ब करके जड़ तक ले जाता है, जो कि कुछ जड़ में रहती है, कुछ ज़मीन में रह जाती हैं। तो वहाँ पे जो नाइट्रोजन की कमी उसको फुलफिल कर देता है। इसीलिए दो फसलों के बीच में एक दलहनी फसल का उपयोग किया जाता है। तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, दो अनाजों के बीच में दलहनी फसल का उपयोग क्यों किया जाता है, जो नाइट्रोजन की कमी हुई है, हानि हुई है, उसको बराबर करने के लिए, उसको सही करने के लिए। ठीक, जल की कमी से कोई लेन देन नहीं, सल्फर की कमी से कोई नहीं लेन देन, फास्फेट की कमी से। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, नाइट्रोजन। जिस तरह हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी मतलब पोषक तत्वों के रूप में विटामिन वगैरह होते हैं, इसी तरह पौधे या अनाजों के लिए नाइट्रोजन होता है। ठीक, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, नाइट्रोजन। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। अब देखिए, ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है जिसमें दिया कि रिवाल्वर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो आप डायरेक्टली अब जान लीजिए, चौथा ऑप्शन आपका सही है, सैमुअल कोल्ट हो जाएंगे। ठीक, और ये सब भी अगर देखा जाए तो ये पिस्टल का उपयोग किया, ये तीनों पिस्टल हैं, बट पिस्टल की अलग अलग वेराइटी का इन्होंने आविष्कार किया था। अब उतना हमें नहीं ध्यान देना, ये तीन के तीनों एक ऐसे थे जिन्होंने पिस्टल का खोज किया था। ठीक, पिस्टल का, बट उनकी वैरायटी अलग अलग थी। तो आप समझ रहे होंगे, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, चौथा। यहाँ पे सैमुअल कोल्ट एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने रिवाल्वर का आविष्कार किया था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ दिया कि तिलचट्टा, या जिसको हम काकरोच भी बोलते हैं, में वायु किसके माध्यम से शरीर में प्रवेश करती है। तिलचट्टा जो है वो किसके माध्यम से अपने शरीर में वायु को लेता है। तो त्वचा से, पहला ऑप्शन यहाँ पे क्या है, त्वचा से। ऐसा नहीं है, त्वचा से सिर्फ जैसे मेढक हो गया, ये सब त्वचा से लेते हैं। ठीक, क्योंकि मेढक मतलब अपने गलफड़ों से भी लेता है, मतलब मुंह से भी लेता है, बाकी वो त्वचा से भी लेता है। तभी देखिए एक सीजन में ऐसा आता है जो ज़मीन में जाके घुस जाते हैं, तो अपना श्वास क्रिया जो वो शुरू करते हैं त्वचा से करने लगते हैं। तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। गलफड़े से मछलियाँ लेती हैं, फुफ्फुस से, मतलब जो जानवर हो गए या हम लोग जिसके पास हृदय होता है, ठीक, वो फुफ्फुस का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर एक ऑप्शन बचा क्या, स्राव रंध्र होता है। ठीक, इनकी मतलब एक छोटी सी पतली सी नली होती है, उससे खींच के अंदर तक ये हवा ले जाते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, श्वास रंध्र बोलते हैं। तिलचट्टे का जो वायु शरीर में प्रवेश करता है किसके द्वारा करता है, श्वास रंध्र के द्वारा। आई थिंक चीज़ समझ में आ गई होंगी। यहाँ पे आपका तीसरा ऑप्शन सही हो गया। इस क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे दिया है कि
दिए गए विवरण का अध्ययन कीजिए और एक पकवान पहचानिए। मतलब यहाँ पे एक पकवान के बारे में बताया गया, कुछ चीज़ें आपको बताना है वो कौन सा पकवान है। अब ये क्या कहा गया है, यह एक सब्जी स्टू है, ठीक, सब्जी है कोई। और दूसरा ऑप्शन क्या यहाँ पे, सभी सब्जियों के ताज़े मसालों के साथ मिट्टी के बर्तन में डाल दिया जाता है। मतलब जितनी सब्जी रहती हैं एक ताज़े मसालों के साथ मिट्टी के बर्तन में डाल दिया जाता है, ठीक। तीसरा क्या है, बर्तन को उल्टा रख जाता है। तो अब यहाँ पे पूछा गया ऐसे अगर चीज़ें आपको दिखाएगी तो कौन सी मतलब यहाँ पे पकवान बनाया गया है। तो आपको मैं थोड़ा सा इसके पहले एक चीज़ बता दे रहा हूँ। तो अगर इसके बारे में बात करें तो गुजरात में पकवान बोलते हैं जिसको उधियू बोलते हैं, ठीक, उधियू। अभी पूरा समझ लीजिए, आपको पूरा क्लेश से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप कर लेंगे आसानी से। तो गुजरात में एक पकवान बनाया जाता है जिसको उधियू बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि उधियू एक गुजराती नाम है जिसका मतलब होता है उल्टा, उधि का मतलब होता है उल्टा, ठीक। तो अब यहाँ पे क्या होता है, जब एक सीजनल सब्जियाँ होती है 8 से 10 सब्जियों को एक मटके में पूरा डाल के कच्चे मसालों को, मतलब ताज़े कच्चे मसालों उसमें डाल दिया जाता है, ऊपर से उसको ढक के और उल्टा करके गर्म कोयले का मतलब आग होती है उस पर रख दिया जाता है और वो आसानी से उसमें धीरे धीरे पकता है। पकने के बाद जब वो निकलता है तो उसको बाजरे की रोटी के साथ सब खाया जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं, उधियू बोलते हैं। तो जब बर्तन को उल्टा रखने की बात आ जाए तो उधियू का मतलब क्या होता है, उधि का मतलब होता है उल्टा गुजराती भाषा में, ठीक। तो कौन सा यहाँ पे व्यंजन तैयार होगा, कौन सा पकवान, उधियू हो जाएगा, ठीक। खिचड़ी में ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि खिचड़ी में मसाले और सब्जियाँ नहीं पड़ती हैं, थुप्पा ये सब कोई मतलब सब्जी करी भी नहीं हो सकता, ठीक। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, उधियू। और क्यों सही हुआ मैं बहुत अच्छे से इसको बताया, क्योंकि गुजरात में उधि का मतलब होता है उल्टा, तो बर्तन उल्टा रख के पकाया जाता है इसलिए इसको बोलते हैं उधियू। और इसमें क्या क्या होता है, 8 तरह की सब्जियाँ होती हैं, उसमें ताज़े मसाले को डाल के मिट्टी के बर्तन में पकाते हैं। अब चलते अगले क्वेश्चन पे। यहाँ दिया है वर्मी कंपोस्टिंग के लिए उपयुक्त है। अब वर्मी कंपोस्टिंग जैसे बात है आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ आना चाहिए, केचुआ। बाकी से कोई कुकुर मुत्ता से कोई खाद नहीं बनता है, ना तो शैवाल से बनता है, ना किसी बैक्टीरिया से, ठीक। कंपोस्टिंग की बात हो रही है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ होगा, केचुआ। तो हमारा कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, तीसरा। अब चलते अगले क्वेश्चन पे। यहाँ दिया है खाद्य पदार्थों में ऑक्सीकरण को रोकने के लिए निम्नलिखित कौन सी रणनीति सही है, ठीक। तो अब यहाँ पे कुछ ऑप्शन आपको पढ़ना है। देखिए क्या है, एंटीऑक्सीडेंट को मिलाना, बिल्कुल सही। देखिए हम लोग कुछ अचार वगैरह बनाते हैं तो उसमें कुछ एसिड डालते हैं, ठीक, मार्केट में मिलता है एसिड डालते हैं तो एंटीऑक्सीडेंट होता है जो उसको ख़राब होने से रोकता है, ठीक, तो सही है। दूसरा क्या, किसी एयर टाइट कंटेनर रखा जाना चाहिए। अगर ऑक्सीजन को रोकना तो हम लोग डिब्बे को बहुत कस के बंद कर देते हैं, ठीक, तो एयर टाइट, ये भी हमारा सही हो जाएगा। तीसरा क्या, अक्रिय गैसों के फ्लैश बैग का उपयोग करना, ये भी बिल्कुल होता है, ठीक है। इसका किसी पर्टिकुलर एक अचार वगैरह में किया जाता है या किसी पर्टिकुलर, जैसे होता क्या ना कोई फल वगैरह हो तो उसको अक्रिय गैसों के फ्लैश बैग में उसमें रख दिया जाता है ताकि उसको कोई नुकसान ना हो। छत में बहुत अच्छी अच्छी जो सब्जियाँ होती है, बहुत अच्छे जो फल होते हैं उसके लिए उसका उपयोग किया जाता है, तो ये भी ठीक है। क्योंकि खाद्य पदार्थों की बात हुई तो सिर्फ अचारों की बात हमने एक साथ, जितने भी खाद्य पदार्थ हैं सबकी बात हो रही, उसमें सिर्फ एक ही चीज़ ऑक्सीकरण को रोकना है। चौथा क्या है, बफर विलयन का बढ़ाना, ठीक है, ये भी ठीक है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, उपयुक्त तो सभी। यहाँ पे चारों ऑप्शन आपके सही हैं, तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है हमारा सही हो जाएगा। अब चलते अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे दिया है लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम पर्यावरण में बिना जले कार्बन कणों को छोड़ते हैं, किस प्रकार के ईंधन है। तो देखो लकड़ी है, कुछ दिन रख दीजिए धीरे धीरे क्षरण हो जाता है, मतलब कम हो जाती है या ख़राब हो जाती है। कोयला रख दो आप धीरे धीरे वो भी कम है। पेट्रोल देखो अभी गाड़ी में आप डलवा रहे हो तो हम लोग फटाक से बंद कर देते हैं, क्यों नहीं बंद करेंगे तो उसके कार्बन के जो कण है ऊपर उड़ने लगते हैं और पेट्रोल आपका खत्म हो जाता है धीरे धीरे। तो वही दिया है कि बिना जले कार्बन कणों को छोड़ते हैं। तो कौन से ईंधन होते हैं, कार्बन ईंधन होते हैं। अब देखिए यहाँ पे तीनों ऑप्शन है, आप कार्बन ईंधन दे दिया तो यहाँ पे तीनों सही हो जाएगा। तो यही सिर्फ एक गलत है, बाकी तीनों सही है, ठीक। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया शायद बुक में, बस इतना मान चलिए। यहाँ पे जब जो भी ऐसे कण होते हैं जो कार्बन छोड़ देते हैं वो कौन से ईंधन होते हैं, कार्बन ईंधन होते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे दिया है निम्न सिंचाई के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और बताइए कौन सा सही है और कौन सा गलत है, ठीक। तो इसकी बात यहाँ पे दिया कि सिंचाई फसलों के उत्पादन में सहायता के लिए भूमि पर नियंत्रित मात्रा में पानी लगाने की कृत्रिम प्रक्रिया है। मतलब अगर आप कोई किसी भूमि पर कुछ सब्जी या फल कुछ या कोई फसल लगाए हो तो वहाँ पे जो कृत्रिम विधि से आप पानी दे रहे हो, पानी मतलब कि चाहे आप नहर से दे रहे हो, चाहे ट्यूबवेल से दे रहे हो, चाहे सबमर्सिबल का उपयोग कर रहे हो, तो प्रक्रिया बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा क्या है, सिंचाई से कृषि फसलों को उगाने, भूभाग को बनाए रखने और सूक्ष्म क्षेत्रों में अशांत मिट्टी को फिर से उगाने लायक बनाने में मदद करते हैं। बिल्कुल, सिंचाई किसके लिए होता है, फसलों को उगाने के लिए होता है, भूभाग को बनाए रखने के लिए होता है। जहाँ पे बहुत सूक्ष्म क्षेत्र, मतलब जैसे राजस्थान वगैरह हो गया, वहाँ की खराब मिट्टी को फिर से उगाने के लिए मदद करता है। तो दोनों सही है। तो अब हम चलते देखते हैं कौन सा ऑप्शन यहाँ सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी, क्योंकि ए और बी हमारा दोनों स्टेटमेंट सही है। इस क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे क्या थी, उर्वरकों में उपलब्ध फसल पोषक तत्व क्या क्या है। मतलब फसलों के लिए जो उर्वरक यूज किया जाता है उसमें उपलब्ध पोषक तत्व क्या क्या होते हैं। तो अगर पहला ऑप्शन की बात की तो नाइट्रोजन होता है, पोटेशियम होता है, बट आयरन नहीं होता है, ठीक।
दूसरे ऑप्शन की बात नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस भी होता है, पोटेशियम होता है, तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अगले ऑप्शन को भी देख लेते हैं हम। नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, बट आयरन नहीं होता है यहाँ पे। यहाँ पे क्या नाइट्रोजन होता है, पोटेशियम होता है, सोडियम नहीं होता है। तो हमारे 3 ऑप्शन गलत हो गए और यहाँ पे दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो गया। तो जो फसल में पोषक तत्व यूज़ किए जाते हैं उर्वरक में क्या क्या होते हैं, नाइट्रोजन होते हैं, फास्फोरस होते हैं और पोटेशियम होते हैं। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वेक्टर जनित रोग नहीं है। अब वेक्टर जनित का मतलब क्या है? वेक्टर जनित का मतलब ये है कौन सा ऐसा रोग है जो किसी संक्रमण से नहीं फैल रहा है। संक्रमण मतलब जो इंसानों के अलावा किसी वजह से नहीं फैल रहा है। ठीक, तो अब देखो इंसानों की वजह से कौन कौन से इसमें रोग फैल सकते हैं। पीला बुखार, ये क्या है, इंसानों से कोई मतलब नहीं है। ठीक, ये संक्रमण तरह का रोग है। ठीक, दूसरा क्या, डेंगू, ये मच्छरों से फैलता है। मलेरिया भी मच्छरों से फैलता है। तो एक ही ऐसा है जो अलग है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, वायरल फीवर। ठीक, चाहे वायरल फीवर कहिए या वायरल बुखार करिए, क्योंकि अगर वेक्टर जनित की बात की जाए तो ये सब तीनों जो भी हैं ये सब किससे, जानवरों से फैलते हैं। बट हमारा एक वायरल बुखार जो है ये वेक्टर जनित रोग नहीं है। तो वेक्टर जनित रोग की अगर पूछा जाए तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो जानवरों के द्वारा फैल रहे हों। ठीक, तो कौन कौन से हो गए, चाहे मलेरिया हो गया, चाहे डेंगू हो गया, चाहे पीला बुखार, ये सब किसकी वजह से, जानवरों की वजह से फैल रहा है। इसके लिए हमको क्या बोलते हैं, वेक्टर जनित रोग बोलते हैं। एक वायरल फीवर ही है जो मनुष्य के द्वारा फैलता है। ठीक, यह मौसम चेंज होने की वजह से फैलता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, दूसरा, वायरल बुखार। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ दिया कि रीना दिल्ली में रहती है, वह ग्वालियर से अपनी मौसी से मिलने जाती है, तो वह किस दिशा में जाएगी। ठीक, अब मान लो इंडिया का ये मैप है। ठीक, इस तरह से इंडिया का अगर कुछ मैप मान लेते हैं। ठीक, ये इंडिया का मैप है मान लो, तो दिल्ली करीब यहाँ आसपास है। ठीक, इस पॉइंट पे है, और ग्वालियर हमारा कहाँ, यहाँ पे है। तो अगर रीना को दिल्ली से ग्वालियर जाना हो, ये हमारा क्या है, दिल्ली है। ठीक, और ये हमारा क्या, ग्वालियर है। तो दिल्ली से अगर ग्वालियर जाना तो किस दिशा में जा रही है, ये साउथ दिशा में जा रही है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, दक्षिण दिशा में बोलते हैं। क्योंकि हमारा मैप जो होता है ये क्या होता है, नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये क्या होता है हमारा वेस्ट होता है, और ये ईस्ट होता है। तो अगर ऊपर से नीचे जा रही है किस दिशा में, साउथ दिशा में जा रही है, मतलब दक्षिण दिशा में जा रही है। तो आई थिंक अगर मैप को थोड़ा सा भी आपको ज्ञान होगा तो आप आसानी से कर लेंगे, यहाँ पे दक्षिण हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ दिया निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस के संबंध में सत्य नहीं है। मतलब 3 ऑप्शन सही, एक गलत है, हमको चेक करना है कौन सा। पहला ऑप्शन क्या है, ईवीएस बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित है, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा क्या है, ईवीएस शिक्षार्थियों को उनके परिवेश का पता लगाने का अवसर प्रदान करता है, बिल्कुल सही है। ठीक, पर्यावरण से हमको पता चलता है आसपास हमारे क्या है। तीसरा क्या है, ईवीएस विवरण और परिभाषाओं पर जोर देता है। अब बताओ, परिभाषाओं पर जोर देता है, ऐसा कुछ नहीं। ठीक, तो ऑप्शन हमारा क्या गलत, यही तुमसे पूछा था कौन सा सत्य नहीं है। चौथा क्या है, ईवीएस की प्रकृति एक एकीकृत है, ये भी ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हमारे यहाँ पे गलत है, तीसरा। ठीक, क्योंकि सत्य नहीं है, सिर्फ यही हमारा सत्य नहीं, तुम्हारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, तीसरा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए क्या, भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 10 के तहत क्या संबंधित है। मतलब कौन सा ऐसा है जो यहाँ पे उसके तहत संबंधित है। तो अगर इसकी हम बात करें तो आपको इसको सीधा सीधा मतलब आपको समझ लिए रटना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत झूम खेती के बारे में बात हुई है। ठीक, झूम खेती के अभ्यास से संबंधित दाव का उपचार जो है उसके बारे में यहाँ पे बात किया गया। तो सीधा सीधा इसका संबंध है, आपको इसको रटना ही पड़ेगा, ये रटने वाला क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। ठीक, तो आई थिंक चीज़ समझ में आएगी कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, तीसरा। धारा जो भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 10 में झूम खेती के बारे में जिक्र किया गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे देखिए राजस्थान में थार रेगिस्तानी क्षेत्र के लिए एक पारंपरिक वर्षा जल संचय तकनीक है। तो राजस्थान में मतलब पानी की कमी रहती है, तो जो वर्षा का जल होता है उसको संचित करने के लिए एक वहाँ पे रिजर्विंग पॉइंट रखा जाता है। मतलब जैसे कि हम लोग यहाँ कुआं बोलते हैं, कहीं कहीं तालाब बोलते हैं, तो इसी तरह राजस्थान में टंका का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो आप ये जान लीजिए, जैसे टंकी होता है इसी तरह लोग टंका बनाते हैं। ठीक, तो बारिश का पानी उसमें एकत्रित हो जाता है, तो ये अपने नहाने, कपड़े धोने के लिए या उसको उबाल कर पीने के लिए संरक्षित कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि पानी की वहाँ समस्या रहती है, तो उसको क्या बोलते हैं, टंका बोलते हैं। ठीक, आई थिंक चीज़ समझ में आई होंगी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान है, बच्चों समझने में आपको अगर गलती हो सकती है। तो क्या दिया, निम्नलिखित में से जानवरों की श्रवण इंद्रियों पर विचार कीजिए। ठीक, चमगादड़, बग, डॉल्फिन और व्हेल। ठीक, श्रवण इंद्रियों के बारे में विचार करने का। उसके बाद क्वेश्चन क्या पूछा है, उपरोक्त जानवरों में से कौन सा प्रतिध्वनि स्थान का उपयोग करता है। प्रतिध्वनि स्थान का मतलब जैसे जब लोग आप किसी एक मान लो इस पॉइंट में हैं, ठीक, और इनको पता करना यहाँ कोई कुछ है नहीं, तो ये लोग एक ध्वनि छोड़ते हैं। ध्वनि छोड़ेंगे, अगर यहाँ टकरा गई तो जब रिटर्न होगी तो लोग पता चलेगा अच्छा इतनी दूरी पे है। एक समझ जाए तो इनका सेंसिंग पावर बहुत तगड़ा रहता है, क्योंकि लोग ध्वनि छोड़ दिए। ठीक, जो ऐसे जानवर होते हैं जो प्रतिध्वनि के से स्थान का पता करते हैं, तो क्या करेंगे, वो एक ध्वनि छोड़ेंगे, और जब भी वो उससे टकरा के फिर रिटर्न हो कि इनके पास एक ध्वनि पहुंचेगी जिसको हम प्रतिध्वनि बोलते हैं, तो इनको अंदाज़ा लग जाएगा अगर मैं यहाँ हूँ तो कितनी दूरी पर कोई दूसरा वस्तु, प्राणी या कुछ चीज़ें हैं।
ठीक, तो ऐसे कौन से जानवर है, यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऐसे कौन से जानवर हैं, एक चमगादड़ हो गए, एक डॉल्फिन हो गए, व्हेल, बाघ नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, पहला, तीसरा और चौथा, ऑप्शन डी। चमगादड़, डॉल्फिन, व्हेल ये क्या होते हैं, जहाँ पे रहेंगे मान लो इस पॉइंट पे हैं तो ये अपनी तरंगे छोड़ देते हैं। ठीक, तो तरंगे छोड़ेंगे जब, तो कुछ टकरा के जब तरंगे लौटती हैं तो इनको पता चलता है कि हमारे सामने क्या है या कितनी दूरी पे कुछ ऐसी चीज़ है जिससे मतलब हमारे तरंगे वस्त और स्थायित्व का इनको ज्ञान हो जाता है। तो ये सब चमगादड़ के अंदर होता है, डॉल्फिन, इसीलिए देखो चमगादड़ रात को दिखता नहीं है, उनको दिखता नहीं, बट क्या होता है वो तरंगे छोड़ देती हैं, तो तरंगे से उनको पता चलता है कि सामने कुछ है, इसलिए वो टकराती नहीं। आप लोग देखते होंगे अगर चमगादड़ ध्यान से कभी रात में, तो एकदम जाके सीधा दीवार के पास एकदम जैसे समझो छू के निकल आएंगे, लेकिन उसको टच नहीं होंगी, क्योंकि उनको पता चला, अपनी ध्वनियाँ छोड़ती रहती हूँ, तो जैसे उनको पता चलता अच्छा हमारे सामने कुछ फटाक से रिटर्न हो जाती, कैसे, प्रतिध्वनि की वजह से। ठीक, ऐसे व्हेल भी करता है, ऐसे डॉल्फिन भी करता है। आई थिंक आपको चीज़ें बहुत अच्छे समझ में आएंगी। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे दिया पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का सिद्धांत कौन सा है। अगर पर्यावरण अधिगम के बारे में बात हो तो इसमें उसका कौन सा सिद्धांत है, तो यहाँ पे देखा जाए आवश्यकता का सिद्धांत, बिल्कुल। अगर पर्यावरण के अधिगम उसके अध्ययन के बारे में आपको जानना है तो आवश्यकता का सिद्धांत बिल्कुल सही है, उपयोगिता का सिद्धांत ये भी सही है, जीवन से संबंध का सिद्धांत ये भी सही। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी, आपका यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, चौथा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे दिया है कि ईवीएस 3 व्यापक सिद्धांतों के आसपास आयोजित किया जाता है, इनमें से एक कौन है, मतलब 3 के बारे में कहा है और एक के बारे में पूछा है। तो अब यहाँ पे कौन हो सकता है, देखिए चौथे ऑप्शन की बात करें, पर्यावरण के बिना सीखना। बताओ अगर ईवीएस आप पढ़ रहे हो तो बिना पर्यावरण के सीख पाओगे, बिल्कुल नहीं। चौथा ऑप्शन क्या, पर्यावरण के अंदर सीखना है। अब देखो आप ना चाहते हुए पर्यावरण के अंदर ही रहोगे तो इससे कोई मतलब नहीं है हमारा। दूसरा ऑप्शन क्या है, पर्यावरण से परे सीखना है। बताओ कोई भी चीज़ आपको सीखना तो आपको अपनी इन्वायरमेंट रह के ही सीखना पड़ेगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, पर्यावरण के माध्यम से सीखना। तो कोई भी चीज़ें अगर आप सीखोगे तो पर्यावरण उसमें ज़रूर माध्यम बनेगा, उसके माध्यम से ही आप सीखोगे। तो आई थिंक चीज़ें समझ में आएंगी और आपको ये समझ में आ गया होगा अभी तक कि हमारे क्वेश्चन सही हैं तो क्यों सही हैं और गलत है तो क्यों सही हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, यहाँ पे क्या दिया है, एक शिक्षिका अपने छात्रों को विद्यालय के खेल के मैदान में कचरा इकट्ठा करने के लिए कहती है। एक छात्र अनूप गीला कचरा एक बाल्टी में जबकि दूसरे में सूखा कचरा रखता है, तो वह ऐसा क्यों करता है। तो अगर यहाँ पे बात करें, मतलब एक अनूप नाम का लड़का है, उसको मैम ने बोला, एक टीचर ने, कि आप कचरे को डस्टबिन में डालिए। तो एक अनूप नाम का लड़का वो गीले कचरे को गीली बाल्टी में, सूखे कचरे को सूखी बाल्टी में रख रहा है, तो वह ऐसा क्या करना चाह रहा है, यहाँ पूछा गया। तो वह या स्वेच्छा या अनिच्छा से करता है। अब बताओ अगर वो गीले को गीले में रखा, सूखे सूखे, ऐसा तो है नहीं, चाहता तो दोनों एक में रख सकता था, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक, तीसरा क्या हुआ, सफाई के माहौल के प्रति भावुक है, ये भी गलत हो जाएगा। सफाई से क्या लेना देना है, सफाई करना, सफाई कर कहीं भी कूड़ा फेंक देना, मतलब कहीं भी रख दे उसको एक अच्छे स्थान, डस्टबिन में दोनों डाल सकता था, तो ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दिया कि कम उपयोग, पुनः उपयोग और पुनः चक्रण। हम लोग एक इंग्लिश में कॉन्सेप्ट पढ़े थे ना, RRR, जिसको हम बोलते हैं रीड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। तो वही यहाँ पे दिया गया है कि उस बच्चे को इसके चीज़ के बारे में पता है कि कोई वस्तु को कम उपयोग करना चाहिए, पुनः उपयोग करना चाहिए और पुनः चक्र की अवधारणा उसको पता है, इसलिए बच्चा ऐसा कर रहा है। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, आपका दूसरा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे दिया कि कौन सा प्राचीन त्यौहार बिहार का सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है। तो इसको बताएं जो ने, बिहार का सबसे बड़ा त्यौहार छठ पूजा माना जाता है। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे दिया कि तीसरी कक्षा का एक छात्र सोनी पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा को अच्छी तरह समझता है, लेकिन लिखते समय समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो वह जिस समस्या से ग्रस्त है उसका एक लक्षण है। अगर वो लिखने में उसको समस्या आ रहा है तो क्या हो सकता है, हम पढ़े ना डिस्ग्राफिया। देखो डिसलेक्सिया से क्या मतलब होता है, लक्ष्य आ रहा है यहाँ पे ना। तो एक छोटा बच्चा अगर इसको आप पढ़ाओ तो उसको क्या पढ़ेगा, लुक्स पढ़ेगा। तो हम आपको बताए थे अच्छे से, अगर लुक्स आ गया, जैसे डिसलक्स, इसमें लक्ष्य है ना, तो लक्ष्य मतलब लक्ष्य आ रहा है, तो बच्चे को पढ़ाओ लुक्स पढ़ेगा तो क्या हो गया, उसको पढ़ने वाला कौशल। ठीक, तो ये पठन विकार का हो गया, तो ये हमारा होगा नहीं। डिफ्रेजिया ये हमारा किससे होता है, मतलब जो संतुलन हमारे शरीर का होता है उससे होता है। डिसकैलकुलिया, देखो कैलकुलेशन आ रहा है यहाँ पे, कैलकुलेट हमारा किससे हो गया, गणितीय पठन से हो गया, मतलब गणितीय पठन को समस्या है। तो एक ही बचा हमारा डिस्ग्राफिया। ठीक, अब देखो डिस्ग्राफिया का थोड़ा हम ठीक समझ लेते हैं। हम लोग कोई ग्राफ बनाते हैं, जैसे मान लो छोटा बच्चा है, ठीक, वो ग्राफ बनाएगा और आप ग्राफ बनाओगे तो आप खूब सीधी सीधी लाइन बनाओगे, लेकिन वो टेढ़ा मेढ़ा बनाएगा। ठीक, जैसे उसको ये तो आप बना दिए अच्छे से और वो बच्चा बनाएगा तो इस तरह से ग्राफ बना, थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा, सीधी सीधी लाइन नहीं जाएगी, तो मतलब उसको ग्राफ बनाने में दिक्कत हो रही थी। डिस्ग्राफिया मतलब उसको लिखने में दिक्कत हो रही ना, तो जब भी डिस्ग्राफिया का कॉन्सेप्ट आए, लिखने में दिक्कत उसको हो रही, तभी उसका समस्या सामना करना पड़ेगा। ठीक, आई थिंक ये समझ में आए होंगे। यहाँ पे क्या दिया कि कौन सा मूल्यांकन की एक प्रक्रिया के रूप में CCE को अनिवार्य करता है। अब ये फैक्चुअल क्वेश्चन सीधा RT 2009 में ये चीज़ दिया गया है कि CCE मूल्यांकन की एक अनिवार्य प्रक्रिया है, जिसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। ठीक,
सतत एवं व्यापक मूल्यांकन ये RT 2009 में है और हर बच्चे को ये दिया, मतलब हर एक टीचर को हर एक बच्चे के लिए करना होगा, ठीक। तो किस में दिया है? RT राइट टू एजुकेशन 2009 में। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, यहाँ पे क्या दिया है? सामाजिक अध्ययन या पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के लिए आवश्यक TLM क्या क्या है, ठीक। तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या क्या हो सकता है? शिक्षा शास्त्र नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि TLM का आपको पढ़ाने की कोई वस्तुओं का यूज करना है, तो उसमें शिक्षा शास्त्र है तो आपको पढ़ के आए ना, तो शिक्षा शास्त्र आपका नहीं होगा। हाँ, पाठ्यक्रम हो सकता है बट मूल्यांकन भी नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन की बात करें, पाठ्यचर्या, ठीक है, होता है पाठ्यचर्या। पाठ्यक्रम ये भी सही है। तीसरा पाठ्यक्रम, ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। तो ये पहला गलत, दूसरा सही। तीसरे की बात करें तो यहाँ पे शिक्षा शास्त्र आ गया। शिक्षा शास्त्र मतलब ये शिक्षक के लिए है और TLM जो वो पढ़ाए जिसका यूज करेगा, तो यहाँ पे TLM की बात है, शिक्षा शास्त्र का थोड़ी यूज करेगा, उसको तो ये चीज़ें पता है, टेक्निक। अगर किसी वस्तु या पर्टिकुलर चीज़ को लेके पढ़ाए तो उसको TLM बोलते हैं, तो शिक्षा शास्त्र नहीं हो सकता। यहाँ पे भाषा आ गया, ये भी नहीं हो सकता। तो हमारा तीनों ऑप्शन गलत हो गया। हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? दूसरा। यहाँ पे पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है TLM के लिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे दिया है EVS शिक्षक को, अब EVS शिक्षक को क्या करना चाहिए उसके बारे में दिया यहाँ पे, ठीक। जिसके बारे में अगर हम बात करें, यहाँ पे दिया है पहला। चौथे की बात करें, माता पिता के विचारों को स्वीकार करना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए। अगर EVS की शिक्षक है तो माता पिता से क्या लेना देना, बच्चों से लेना देना होगा ना, तो ये गलत हो गया। तीसरा क्या है? बच्चों की धारणा को स्वीकार करना चाहिए और सम्मान करना चाहिए, ये भी ठीक है, बट बच्चों की हर धारणा, चाहे वो सही धारणा चाहे गलत, उसको स्वीकार नहीं करना है, ठीक। उसको हमें सही करना है। और EVS का शिक्षा क्या मतलब? इन्वायरमेंट को आपको लेना है, ठीक। पर्यावरण में जो चीज़ें चल रही है उसके हिसाब से चलना। तो बच्चों की क्या धारणा है इससे हमसे मतलब नहीं है। हाँ, उनका सम्मान करना चाहिए बट धारणा से मतलब नहीं है, ठीक। ये गलत हो गया। तीसरा क्या है? दूसरा ऑप्शन यहाँ पे क्या है? पुस्तकों और परीक्षकों पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, ठीक। अगर पुस्तकों और परीक्षणों पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, ये तो आपका काम है ना, बच्चों से आपसे मतलब नहीं है। पहला क्या है? प्रयोगों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अब देखो ये सही हो जाए। क्यों? क्योंकि अगर आप EVS के शिक्षक हो तो ज़्यादा से ज़्यादा उसको प्रयोग करिए। क्यों? EVS का मतलब ही है कि बच्चे की जो अंदरूनी मतलब स्कूल का ज्ञान उसको बाहर से जोड़ो। मेन काम EVS का यही है। तो आप जितना प्रयोग करोगे उतना ही बच्चा बाहर की दुनिया से जुड़ेगा। तो अब कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा? हमारा पहला। तो एक EVS के शिक्षक को प्रयोगों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, ठीक। इस क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे दिया कि शालिनी ने कक्षा 4 के छात्रों के लिए विज्ञान केंद्र की एक फील्ड ट्रिप की योजना बनाई। मतलब शालिनी एक टीचर हैं, कक्षा 4 के छात्रों के लिए एक कोई विज्ञान केंद्र है वहाँ पे ले जाने के लिए एक योजना बनाती है। तो उसके बाद ये कि छात्रों को दिए गए में से निम्नलिखित से कौन सा समान निर्देश यात्रा के लिए अप्रासंगिक है। मतलब यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से कौन सा एक ऑप्शन ऐसा है जो वो शालिनी अपने बच्चों को नहीं दी होंगी, ठीक। यही क्या अप्रासंगिक है, जो बिना मतलब का है। तो पहले ऑप्शन की अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे क्या दिया है? मुझे बताए बिना कहीं मत जाना। बिल्कुल, अगर एक टीचर हैं तो बच्चों को सबसे ये कह देंगे हम ट्रिप पे लिवा के आपको जाएंगे, वहाँ पहुँचने के बाद आप हमें बताए बिना कहीं मत जाना। तो एक निर्देश है, बिल्कुल ये प्रासंगिक निर्देश है। हमको ऐसी अप्रासंगिक की बात हो मतलब निगेटिव चीज़ को ढूंढना है। दूसरा क्या है? लास्ट वाला देखिए, अगर यहाँ कह दिए नोट पैड और पेन रखना है। बिल्कुल, अगर आप एक विज्ञान केंद्र पे जा रहे हैं तो आपके पास एक नोट पैड और पेन रहना चाहिए, जरूरी, बिल्कुल। तीसरा क्या है? डिस्प्ले पर अपनी शंकाओं के लिए प्रश्न पूछना है। अगर आप जो देख रहे हैं, अगर उसमें आपको कोई भ्रम हो रहा है, शंका हो रहा है या कुछ क्वेश्चन मन में आया, आप उसको जरूर पूछेंगे, बिल्कुल ये कह सकते हैं। तीसरा क्या है? ऑप्शन बी की बात करें, लिया कि दिन के लिए अपना पूरा बैग साथ में रखें। अब बताओ, वहाँ पे आप अगर भ्रमण के लिए जा रहे हो, कॉलेज ट्रिप के लिए जा रहे हो, जहाँ पे विज्ञान केंद्र के बारे में जानोगे, तो वहाँ बैग की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं है, ठीक। तो आपका कौन सा ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा? दूसरा। यहाँ पे सीधा दिया दिन के लिए अपना पूरा बैग साथ में ले जाएंगे, कोई ज़रूरत नहीं है ऐसा, ठीक। तो हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो गया। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, यहाँ पे दिया कि प्राथमिक स्तर पर EVS पाठ्यक्रम को शुद्ध विज्ञान के साथ साथ सामाजिक विज्ञान अवधारणाओं को शामिल करने के लिए विकसित किया जाता है। यह मुख्य रूप से किया जाता है, मतलब ये दोनों जो मिक्स किए जाते हैं, मतलब शुद्ध विज्ञान को और सामाजिक विज्ञान के अवधारणा को विकसित करने के लिए ये क्यों किया जाता है? अब ये बताओ किस लिए किया जाता है? अध्ययन किए जाने वाले विषयों की संख्या कम करने के लिए। अगर बताओ विज्ञान को समाज विज्ञान के साथ कर दिया जा रहा है तो विषय को कम करने की बात हो रही, बिल्कुल ऐसा नहीं है। उनको एक साथ पढ़ाया जा रहा है। साथ पढ़ाने का मतलब क्या है? जैसे अगर आप EVS पढ़ा रहे हैं तो रिलेटिव विज्ञान की कोई चीज़ उसमें इंटरलिंक करके पढ़ा दीजिए, इसका मतलब थोड़ी विषय कम हो जाती है, ये गलत हो गया। स्कूल बैग का भार है तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरा क्या? एक विद्यार्थी को पर्यावरण को समग्र रूप से देखने में सक्षम बनाना, बिल्कुल सही है, ठीक। अब पर्यावरण में क्या विज्ञान की भी चीज़ें हैं, तो अगर सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण को साथ में लेकर चीज़ें चल रही हैं, साथ में अवधारणा को शामिल करके बच्चों को बताया जा रहा है, तो क्या होगा? एक विद्यार्थी पर्यावरण को समग्र रूप से देखने में सक्षम बनाता है, बिल्कुल सही है। और पहला क्या है? विषय शिक्षकों की आवश्यकता कम हो जाएगी। अब अच्छा बताओ, अगर 2 विषय को एक साथ पढ़ाया जा रहा है तो क्या वहाँ पर शिक्षकों की आवश्यकता कम हो जाएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक। बस किसी पर्टिकुलर हर टॉपिक में ऐसा नहीं, बट
कुछ पर्टिकुलर ऐसे टॉपिक होंगे जहाँ पे शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की अवधारणा को शामिल करके पढ़ाया जा सकता है। तो हमारा सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। ठीक, अब इस क्वेश्चन की अगर बात करें, यहाँ पे क्या दिया है कि बच्चों को ऑप्शन मतलब यहाँ पे डैश किसके द्वारा प्रभावी ढंग से ईवीएस सिखाने के लिए संलग्न किया जा सकता है। पहला क्या है, कथा द्वारा, बिल्कुल सही हो सकता है क्योंकि कथा या मतलब कोई चीज़ कथा या कहानी सुना के, ठीक, तो पहला ऑप्शन भी हमारा सही हो सकता है, दूसरा कथा कहानी भी। तीसरा क्या है, शिक्षक द्वारा अवधारणाओं की प्रभावी व्याख्या। अब देखो कितना भी अच्छा आप व्याख्या कर दीजिए कोई मतलब नहीं, क्योंकि प्रभावी ढंग से मतलब बच्चों को इंटरेस्टिंग ढंग से सिखाना है, तो आप कितना भी अच्छा व्याख्या कर डालिए कोई मतलब नहीं है। एक एक लाइन एक एक शब्द का मतलब बता दीजिए, बट बच्चों को अगर मज़ा ही नहीं आ रहा तो कोई फ़ायदा नहीं, सी भी गलत हो जाएगा हमारा। ठीक, चौथे ऑप्शन की बात करें, क्या थी, शिक्षक द्वारा अवधारणाओं का प्रभावी प्रदर्शन और स्पष्टीकरण। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, प्रभावी ढंग मतलब बच्चों को इंटरेस्टिंग बनाना, इंटरेस्टिंग बना के आपको कथा कहानी सुनाना होगा। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि कथा और कहानियाँ वाला हो गया। तो केवल ए और बी, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा, केवल ए और बी। अब यहाँ देखिए इस क्वेश्चन की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीटेट का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ भी आएगा पक्का पक्का क्वेश्चन मान चलिए, क्योंकि दिया बीज अंकुरण की अवधारणा को किसके द्वारा सबसे अच्छी तरीके से पढ़ाया जाता है। ठीक, अगर एक बीज का जो अंकुरण हो रहा है आप बच्चों को समझाना हो किस प्रक्रिया, 4 प्रक्रिया दी, किससे ज़्यादा अच्छे से करा पाओगे। पहला ऑप्शन की बात करें कि यहाँ क्या दिया, अंकुरित बीज को कक्षा में दिखाना और अंकुरण प्रक्रिया को समझाना। ठीक, अब एक बीज ले लो जो अंकुरित हुआ है, उससे दिखाओगे बच्चे को समझ में आएगा नहीं ना, बस समझेगा हाँ ऐसे कुछ निकला हुआ है, या उसकी प्रक्रिया को आप समझाओगे तो कुछ दिन बाद वो भूल जाएगा। ठीक, ये गलत हो जाएगा हमारा। दूसरा क्या, बोर्ड पर चित्र के माध्यम से अंकुरण चरणों को प्रस्तुत करना, बता दोगे बिल्कुल, बट बच्चा सिर्फ जानेगा, बट सीख नहीं कुछ पाएगा। ठीक, और हालांकि ये तरीके अच्छे हैं, बट इसमें का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। ठीक, तो एक तरह से ये तरीका सही है बट उतना अच्छा नहीं। अभी और हम देख लेते हैं, छात्रों को बीज बोने की एक गतिविधि करने के लिए कहना, विभिन्न चरणों का अवलोकन करने के लिए और उनके चित्रण को करने के लिए कहना। अब देखो ये कितना सबसे अच्छा आंसर ये होगा, क्यों, क्योंकि बच्चे को खुद बोलो कि एक बीज लगा दो और उसको डेली बेसिस पे आप देखो, आप लगाए हो 2-3 दिन बाद अंकुरित होगा, फिर बढ़ेगा और उसका अवलोकन करिए, फिर उसका चित्रण करिए। अब बताओ ये बच्चा कहीं भूलेगा। तो अगर बीज अंकुरण की अवधारणा को पढ़ाना हो तो ये सबसे हमारा बेस्ट तरीका हो गया। हालांकि ये सब सही है बट ये उतने अच्छे नहीं जितना ये है, तो हमारा तीसरा ऑप्शन सबसे बेस्ट होगा। अब चौथा ऑप्शन क्या है, बीज अंकुरण की तस्वीर दिखाना, ऐसा कुछ नहीं, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। ठीक, तो चारों ऑप्शन सही है बट सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारा कौन सा ही है, क्योंकि बच्चा खुद उसको लगाएगा, उसको डेली बेसिस चेक करेगा, ऑब्जर्व करेगा, उसका अवलोकन करेगा, उसके बाद चित्रण करेगा तो कभी नहीं भूलेगा। ठीक, ये हो गया। इस क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या दिया कि ईवीएस को एकीकृत तरीके से पढ़ाते समय जो विधि उपयोगी होती है वह कहती है। अब एकीकृत का मतलब क्या है, एक साथ किसी अन्य चीज़ को जोड़ना, एकीकृत का मतलब यही हो गया। ठीक, तो जब एक साथ कई चीज़ को जोड़ा जाए, कई विषयों को जोड़ा जाए ईवीएस पढ़ाते समय, तो उसको कौन सी विधि कहते हैं। ठीक, तो उसको सीधा आप जान लीजिए संश्लेषण विधि कहते हैं। अब इसका एग्जांपल मैं बताऊं, जैसे मान लो आप ईवीएस पढ़ा रहे हैं, मान लो कोई पानी एक चैप्टर आ गया ईवीएस का। ठीक, अब पानी हमारे क्या इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, पर्यावरण से रिलेटेड, उससे आप पढ़ा रहे हैं। फिर आप जब पानी आप पढ़ा दिए, लास्ट में आप उससे बच्चों से ये कह दीजिए कि पानी की कम से कम 3 पर्यायवाची आप लिख के आओ। तो पर्यायवाची आपने उसको लिख के आने के लिए बोला कि किस सब्जेक्ट का हो गया, हिंदी सब्जेक्ट का हो गया। ठीक, तो ये पर्यावरण से हम पढ़ा तो ईवीएस रहे थे बट यहाँ पे ईवीएस का भी डिस्कशन हो गया। ठीक, ईवीएस का पढ़ा तो ईवीएस रहे थे बट हिंदी का डिस्कशन हो गया। और अगर इसमें आप चाहो तो ये कह दो कि आप थोड़ा सा घर पे जाके ऑब्जर्व करना कि आपके घर कितने लीटर पानी यूज हो रहा है, या बगल के में डेली बेसिस कितने लीटर पानी यूज हो रहा है। तो बच्चा जाएगा अपने घर देखे, मान लो उसके घर 500 लीटर पानी डेली यूज हो रहा है, नहाने खाने धोने कपड़े में। ठीक, बगल वाले के यहाँ 600 लीटर यूज हो रहा है। तो अब ये क्या है, एक मैथमेटिकल प्रक्रिया हो गई। तो मतलब पढ़ा तो आप पानी चैप्टर रहे थे जो ईवीएस का है, बट आप उसमें हिंदी भी ले रहे हो, आप उसको उसके बाद मैथ भी ले रहे हो। इसके थ्रू साइंस से भी आप चीज़ें ले सकते हैं कि पानी में क्या क्या होता है, H2O होता है जिसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पढ़ा तो आप ईवीएस रहे थे पानी, बट आप हिंदी बता दिए, मैथ बता दिए, उसके बाद साइंस भी बता दिए। ठीक, तो जब एक साथ कई विषयों को पढ़ाया जाए, एकीकृत तरीके से पढ़ाया जाए, तो उसको कौन सी विधि कहते हैं, संश्लेषण विधि कहते हैं। ठीक, तो आई थिंक बहुत अच्छे समझ में आएगा आपको। व्याख्यान विधि मतलब ईवीएस को बहुत अच्छे से व्याख्या करना, तो ये एकीकृत तरीका नहीं, एकीकृत का मतलब एक इंटीग्रेटेड तरीके से एक साथ कई चीज़ को लेके चलना। ठीक, ये हो गया। विश्लेषण में मतलब उस चीज़ को विश्लेषित कर, निगमन में पहले नियम बताना फिर उदाहरण बताना, ऐसा कुछ, क्योंकि एकीकृत की बात आ गई मतलब इंटीग्रेटेड मतलब एक साथ कई चीज़ों को बताना, जो हम आपको बता चुके हैं। यहाँ पे हमारा संश्लेषण विधि हो जाएगा। आखिरी क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे दिया है कि पर्यावरण शिक्षा को लागू करने के प्रमुख बाधाएं क्या क्या हैं। ठीक, एक पर्यावरण शिक्षा को लागू करना हो तो इसमें क्या क्या बाधाएं आ सकती हैं या क्या क्या होती हैं। तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, यहाँ पे पहला क्या दिया है, योग्य प्रशिक्षित पर्यावरणीय शिक्षक की कमी। तो बाधा बिल्कुल हो सकती है। अगर पर्यावरण शिक्षा लागू करना है, पर्यावरणीय शिक्षा, तो
एक योग प्रशिक्षित शिक्षक होना चाहिए जिसके पर्यावरण की अच्छी खासी नॉलेज हो। तो कमी बिल्कुल नहीं चाहिए। ये हमारा कौन सा, ये सही हो जाएगा, ठीक, क्योंकि यहाँ पूछा कौन कौन सी बाधाएं हैं, तो ये सही हो गया। दूसरा क्या यहाँ पे दिया है, कठोर विशेषज्ञता, मतलब उस टीचर को अच्छी खासी विशेषज्ञता हो पर्यावरण के बारे में, तो ये भी ठीक है। तीसरा क्या है, शिक्षकों की कमी, नहीं शिक्षकों की कमी नहीं होती है, शिक्षक हर जगह ठीक ठाक अवेलेबल होते हैं, मतलब ऐसे रियलिटी में तो अवेलेबल नहीं है, बट ये कमी नहीं हो सकती है, ठीक, तो ये गलत हो गया हमारा। चौथा क्या है, अंतर अनुशासित प्रकृति, ये भी हमारा सही हो गया। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो कौन सा सही हो जाएगा, ए बी और डी, ए बी डी किस ऑप्शन में, चौथा, तो यहाँ पे हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आई थिंक आपको चीज़ समझ में आएंगी। हमने पूरी कोशिश की है एक एक क्वेश्चन को अच्छे से एलिब्रेट करने के लिए, बहुत अच्छे से, और मैं ज़्यादा इसलिए बताता हूँ ताकि ये क्वेश्चन देखें तो आप कर लें, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन तो भी कर लें, अगर मान लो और कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपकी एक थिंकिंग जनरेट होगी कि हाँ इस क्वेश्चन को करना कैसे। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है आप हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू, जय हिंद।